हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा ये इरोडोप की सीरीज का 16th लेक्चर है और सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और इम्पल्स का थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग इरोडोप की 1.161 टू 1.164 एंड देन 1.166 टू 1.6169 ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 1.161। इसमें देखो क्या है, ये अल्फा दिया हुआ है, यहां से एक कैनन है और ये स्मूथ दे रखा है। और जब ये एल डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, इसका मास m दिया हुआ है, कैनन का मास m दिया हुआ है। जब ये एल डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है तो यहां से एक सेल फायर करते हैं और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में p मोमेंटम लेके निकलती है और कैनन रुक जाती है और मास ऑफ सेल आपको नेग्लिजिबल मानना है। तो ड्यूरेशन ऑफ शॉट डेल्टा टी निकालना है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। कैनन का मास कैपिटल M दिया हुआ है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। जब वो एल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो वहां से एक सेल फायर करते हो नेग्लिजिबल मास की, जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम p लेने के निकल जाता है। तो आपको ड्यूरेशन ऑफ शॉट निकालना था, कितना होगा। तो देखो, शॉर्ट करने से जस्ट पहले ये m है, इसकी इधर को जो वेलोसिटी रही होगी इक्वल टू √2as रही होगी। ये अल्फा है और यहाँ पे a की जो वैल्यू रही होगी वो g साइन अल्फा और s, ये l के इक्वल आ गया। अब जो सेल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई, इसका मतलब जो म्यूचुअल फोर्स होगा, म्यूचुअल जो फोर्स होगा वो भी हॉरिजॉन्टल में आएगा। और मान लो वो F आ जाता है और ड्यूरेशन ऑफ शॉट डेल्टा टी है ये। अब सुनो, अगर मैं सेल में देखूं तो इधर कोई इंपल्स आया और वो F इंटू डेल्टा टी का आया और उसने P मोमेंटम दे दिया, नहीं है, F इंटू डेल्टा टी आया, उसने P मोमेंटम दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया F इंटू डेल्टा टी, ये P आ गया, ये इक्वेशन 1 बन गई और ये तो बन गई सेल के लिए। अब चलते हैं कैनन के लिए। ये कैनन है, इसमें F इधर को लगा होगा, ये अल्फा था, इसका मतलब इसका ऊपर को कंपोनेंट F कॉस अल्फा रहा होगा और कैनन के वेट का जो नीचे को कंपोनेंट रहा होगा वो mg साइन अल्फा रहा होगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो इंपल्स रहा होगा, मैं जे कह दे रहा हूं, इस डायरेक्शन में जो इंपल्स रहा होगा वो कितना रहा होगा, जे रहा होगा
एफ कॉस एल्फा माइनस एम जी साइन एल्फा इंटू डेल्टा टी। और अभी इसकी वेलोसिटी इधर को थी जो अभी हमने निकाली थी v। तो ये जो इंपल्स रहा होगा वो चेंज इन मोमेंटम रहा होगा। और मोमेंटम में कितने का चेंज आया? कैपिटल mv को उसने जीरो कर दिया, कैपिटल mv को जीरो कर दिया। तो इसका मतलब इसको लिख लोगे कैपिटल m इंटू वी। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेना, यहां से डेल्टा टी फाइंड कर लेना। एक बार क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एम मास की एक कैनन थी, स्मूथ सरफेस पे छोड़ी, एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वहां से एक सेल फायर हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसका मोमेंटम मान लो p था, और कैनन अब रुक गई, इस टाइम पे रुक गई। तो ड्यूरेशन ऑफ शॉट डेल्टा टी निकालना था। तो मैंने आपसे कहा कि सेल हॉरिजॉन्टल में गई, इसका मतलब म्यूचुअल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा होगा वो हॉरिजॉन्टल लगा होगा, और ड्यूरेशन मान लो डेल्टा टी रहा। तो हमने सेल के लिए तो ये फिगर बनाई, ये फिगर तो बनी सेल के लिए कि F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू पी हो गया। और दूसरी वाली जो फिगर मैंने बनाई वो कैनन के लिए बनी, और मैंने अलोंग द प्लेन नेट लीनियर इंपल्स निकाला। तो वो आया F कॉस एल्फा माइनस एम जी साइन एल्फा डेल्टा टी, और उसने एम वी मोमेंटम को जीरो कर दिया। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम या एम वी के इक्वल होगा। तो वहां से आप डेल्टा टी फाइंड कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मास m है और ये m है, और साथ में ये m वेरी वेरी लेस देन m दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो कई बार तुम्हें आगे जब अप्रोक्सीमेशन लेना होगा तो m प्लस m को अप्रोक्सीमेटली कैपिटल M कर लेना कुछ जगह पे। हाँ, ये कह लो, और ये लेंथ L दे रखी है, और ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करता है, गेट्स स्टक कर है। तो इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन करता है, और ये थीटा एंगल तक डेविएट होता है उसके बाद। तो आपसे कहता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर स्ट्राइकिंग द बुलेट बॉडी। तो ये तो तुमने कई बार किया होगा क्वेश्चन। जैसे तुम सीधे सीधे एक ही स्ट्रिंग में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये है, ये मान लो U से आ रहा है और ये M है, इससे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है, और मान लो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, और अब ये थीटा एंगल तक जाता है। कई बार किया होगा ना तुमने, ये वाला क्वेश्चन कई बार किया होगा। तो सबसे पहले मैं अगर v निकालूं तो मैं मोमेंटम कंजर्व करता हूं ना, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम mu था, और फाइनल मोमेंटम m प्लस m इंटू वी था। तो यहां से तो v निकाल लिया पहले तुमने, लेकिन एक्चुअल में हमें v नहीं निकालना था, एक्चुअल में u निकालना था। क्यों? अब देखो, जो भी एनर्जी का लॉस हुआ होगा वो ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन हुआ होगा। उसके बाद जो भी एनर्जी बची है उससे वो धीरे धीरे ऊपर को जा रहा है। इसका मतलब वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, और यहां तक गया वो। क्यों? ये इतनी हाइट तक गया, h हाइट तक।
और इस एच को तुम कई बार निकालते होगे, L माइनस L cos थीटा आती है। तो उसके बाद इक्वेशन क्या लगेगी बताओ? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया m प्लस m जी h, और h का मतलब L माइनस L cos थीटा। तो ये दो इक्वेशंस हो गई, बस हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को इस अप्रोक्सीमेशन के साथ में, ठीक है ना, इस अप्रोक्सीमेशन के साथ में सॉल्व करना। तो यहां से u निकालोगे। ये क्वेश्चन तुमने हर बुक में करीब करीब देखा होगा। बस वहां पे ये होता है कि एक स्ट्रिंग होती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक स्ट्रिंग हो या दो स्ट्रिंग हो, दोनों में फिजिक्स सेम लगेगी। सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करके आपने कंबाइंड वेलोसिटी भी निकाली। उसके बाद जो भी लॉस होना था वो ओनली ड्यूरिंग कोलिजन होगा। उसके बाद जितनी भी एनर्जी बची है वो धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है। तो आपने लिखा हाफ m प्लस एम वी स्क्वायर इक्वल टू m प्लस एम जी एच। ये हो गया। अगेन, फ्रैक्शंस ऑफ बुलेट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट टर्न्ड इनटू हीट। तो एक तरीके से तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ लॉस निकालना है। क्यों? तो बी पार्ट में तुम्हें निकालना था फ्रैक्शन ऑफ लॉस, फ्रैक्शन ऑफ लॉस। तो फ्रैक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या हो गया बताओ? लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी। ये हो गया ना। फ्रैक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या हो गया? लॉस अपॉन इनिशियल एनर्जी। लेकिन लॉस कितना हो गया? स्टार्टिंग में आपके पास हाफ एम यू स्क्वायर था और कोलिजन के जस्ट बाद हाफ m प्लस एम इंटू वी स्क्वायर आ गया और अपॉन इनिशियल। इनिशियल का मतलब हाफ m यू स्क्वायर। तो एक तरीके से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस m प्लस एम अपॉन m v अपॉन u, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। अगेन फिर इस अप्रोक्सीमेशन के साथ में आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है ना, इसके साथ में आंसर फाइंड कर लेना। ये कर, तो मेरे ख्याल से ये भी सिंपल है जो हम कई बार क्लासेस में करते भी हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमने कई बार देखा होगा। सारी सरफेस स्मूथ है, तुम्हें इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी। इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो इसमें तुमने देखा होगा कि इस टाइप का हो जाता है ना, जब ये ऐसे चलेगा, ये भी तुम्हें ज्यादातर उसमें मिल जाएगा। ये है देखो, ये m है, ये m है और ये मैक्सिमम हाइट है और ये तुम्हें निकालना है कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे दोनों के दोनों एक कॉमन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं और मान लो वो कॉमन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो u है। दोबारा सुन लो,
मैक्सिमम हाइट पे दोनों के दोनों एक कॉमन हॉरिजेंटल वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, और वो वेलोसिटी मान लो u है, इसको मैंने लेट कर दिया। सारी सरफेस स्मूथ दे रखी है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम u कैसे निकालते हैं, मोमेंटम कंजर्व करके। क्यों? p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, लेकिन ये मोमेंटम हमने हॉरिजेंटल में कंजर्व किया है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, देखो, m इंटू वी इक्वल टू, अब मोमेंटम कितना है बताओ हॉरिजेंटल में, m प्लस m इंटू यू। तो एक तरीके से यहां से तो मिल गया u, और दूसरा तुम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हो, बस हो गया। E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल, और इनिशियली एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट पे कौन कौन सी एनर्जी है, एक तो एम जी एच है, और एक हाफ एम प्लस एम इंटू यू स्क्वायर। ये हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों को सॉल्व कर लोगे, वहां से एच फाइंड करोगे। एक्चुअली में कुछ कॉमन कंसेप्ट्स हैं जो हर बुक में दिए होते हैं और हर क्लास में एक्सप्लेन किए जाते हैं, तो उनको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बस यहाँ पे मैंने बोला कि मैक्सिमम हाइट पे दोनों को एक कॉमन हॉरिजेंटल वेलोसिटी मिलेगी, और उसको मैंने u बोला। उसके बाद एक मैंने हॉरिजेंटल में मोमेंटम कंजर्व किया, और दूसरा मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की, बिकॉज सारी सरफेस स्मूथ है। तो वहां से तुम एच फाइंड। इस टाइप का क्वेश्चन मेरी बुक में भी दिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये स्मूथ है, और ये इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ये भी स्मूथ है ना, ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन, तो तुमसे कहता है फाइंड टोटल वर्क परफॉर्म्ड बाय फ्रिक्शन। अब सुनो, जब स्मॉल m यहां पे आया होगा तो इसकी जो वेलोसिटी रही होगी u, वो √2gh रही होगी। नहीं है, u की वैल्यू √2gh रही होगी, और ड्यू टू फ्रिक्शन, दोनों के बीच में ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद दोनों को एक कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी। ये कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी, और मान लो ये v है। समझ में आ रहा है? m मास जब बॉटम तक पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी √2gh होगी। उसके बाद दोनों को कुछ टाइम के बाद ड्यू टू फ्रिक्शन एक कॉमन वेलोसिटी v मिल जाएगी। अब हम v फिर से कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्व करके, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम था m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m प्लस m इंटू वी, और u हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि √2gh था।
तो यहां से तुम v फाइंड कर लोगे। अब तुम्हें वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना है। ऑब्वियसली बात तो नेगेटिव ही होगा, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा रही होगी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कम रही होगी। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कर दो, बस हो गया। मतलब अगर तुम वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालते हो तो ये नेगेटिव आना चाहिए, तो तुम ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दो बिना ज्यादा सोचे समझे, बिकॉज ई फाइनल की जो वैल्यू आएगी ऑब्वियस सी बात है वो ई इनिशियल से कम रही होगी। अब फाइनल में एनर्जी कितनी है, हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर, और इनिशियली तुमने एनर्जी कितनी दी थी, माइनस mgs दी थी, बस ये कह सकते हो। या तुम इसको ये भी कह सकते हो, और बात एक ही है, हाफ m यू स्क्वायर, दोनों की दोनों एनर्जी एक ही है, तो यहां से निकल जाएगा तुम्हारा वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूरी प्रोसेस में। कह लो दूसरे पार्ट में क्या कहता है, कैन इट बी स्टेटेड दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये ध्यान रखना। ये भी चलो मैं तुम्हें होम असाइनमेंट देता हूँ, कुछ तुम्हें देता रहता हूँ जिसमें तुम कुछ भी खुद भी कुछ दिमाग लगाया करो। कुछ एग्जाम्पल देखने इसके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एम मास जब बॉटम पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी u इक्वल टू √2gh होगी। कुछ टाइम के बाद ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बोथ ब्लॉक्स उनको एक कॉमन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी v, और वो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकलेगी। उसके बाद आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना था, तो वो नेगेटिव ही आएगा, फाइनल एनर्जी कम रही होगी, तो तुम सीधे सीधे ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दोगे। और एक लास्ट में हमने एक चीज देखी कि फ्रिक्शन का जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्यादातर मैथमेटिकल होंगे कई क्वेश्चंस, तो उसको फिर तुम लोग भी ट्राई करना। 1 ग्राम का मास है, इसकी वेलोसिटी ये है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करता है दूसरे पार्टिकल से, उसका मास ये है और वेलोसिटी ये है। तुम्हें वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास निकालनी है, बोथ द वेक्टर v एंड इस मैग्नीट्यूड, ठीक है ये है। तो बस इसमें मोमेंटम कंजर्व भी तो करते हो बेटा। तुम एक बात बताओ, ये बताओ समेशन p इनिशियल वेक्टर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इक्वल टू समेशन p फाइनल वेक्टर। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था, 1 ग्राम की वेलोसिटी उतनी देर की थी, तो ये 1 इंटू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 इंटू 4j कैप माइनस 6k कैप, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया है, तो इसका मतलब दोनों को एक कॉमन वेलोसिटी मिल गई होगी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वी वेक्टर, तो यहां से तुम वी वेक्टर निकालोगे। और उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर ऑल्सो फाइंड कर लेना, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सारे पार्टिकल्स को एक कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी v, और तुमने समेशन p इनिशियल इक्वल टू समेशन p फाइनल कर दिया, तो वहां से v वेक्टर निकालोगे और फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालोगे। और एक छोटी सी बात है कि यहाँ पे मैंने मासेस को केजी में कन्वर्ट नहीं किया है,
बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं यहाँ भी केजी में कन्वर्ट करता, यहाँ भी केजी में करता और यहाँ भी केजी में करता, तो वो जो कॉमन फैक्टर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे केस में जरूरी नहीं कि आप उसको केजी में कन्वर्ट करो। इसको चलो पीटीयू में डाल देते हैं। इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोज सिस्टम, दो मासेस M1 M2 दे रखे थे और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रहा था और उनकी वेलोसिटी v1 और v2 थी। इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, ध्यान रखना बेटा, इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये कह रहा है और वो नेगेटिव में आ रहा है, खुद ही तुम्हें दिख रहा होगा ये नेगेटिव में आ रहा है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, तो सबसे पहले परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मान लो जो कॉमन वेलोसिटी है, लेट कॉमन वेलोसिटी वो v है। तो पहले ये v ही फाइंड कर लेते हैं, समेशन p इनिशियल इक्वल टू समेशन p फाइनल से। अब देखो p इनिशियल कितना था, m1 v1 प्लस m2 v2 और p फाइनल कितना होगा, m1 प्लस m2 इंटू v। इसका मतलब जो v आ जाएगा वो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से देखना, तुम्हें इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब एक तरीके से तुम्हें डेल्टा के ही निकालना है। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल करोगे और ये जो कॉमन स्पीड है वो मान लो v है। अब थोड़ा सा कैच पॉइंट है, ध्यान से देखना, कॉमन स्पीड मान लो v है, तो k फाइनल कितना होगा वो देखो, k फाइनल होगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर और इनिशियल कितना था, हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ना। अगर तुम्हें इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो के फाइनल माइनस के इनिशियल निकालना है और के फाइनल कितना होगा तो जो है हाफ m1 प्लस m2 इंटू कॉमन स्पीड का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये वाला जो है ना, ये क्या है देखो, कॉमन स्पीड क्या होगी, हाँ ध्यान से देखना, कॉमन स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, कॉमन स्पीड क्या बनेगी बेटा, जो है टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालो और टोटल मास कर दो। लेकिन मैंने कॉमन स्पीड का भी स्क्वायर करना है, ठीक है ना, कॉमन स्पीड का भी स्क्वायर करना है,
तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम कितना होगा, ध्यान से देखना, ये v स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखो, v स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस m1 v1 m2 v2 इंटू कॉस थीटा। ये तो आ गया टोटल मोमेंटम का स्क्वायर आ गया, अपॉन फिर टोटल मास का भी स्क्वायर करना है तुम्हें, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये पॉइंट अच्छी तरीके से देख लो बस, हो गया कि इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब समेशन के फाइनल माइनस समेशन के इनिशियल, और समेशन के फाइनल होता है हाफ m1 m2 इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे v क्या है, कॉमन स्पीड है, और कॉमन स्पीड क्या होती, टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालोगे अपॉन टोटल मास कर दोगे। अब मैंने v स्क्वायर करना था, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन टोटल मास का स्क्वायर, ऐसे करोगे। और थीटा ऑब्वियस ही बात है v1 और v2 के बीच का एंगल रहा होगा, या p1 और p2 के बीच का एंगल रहा होगा ना। अगर आप थीटा देखोगे तो किस किस के बीच का होगा, थीटा एंगल तुम कह सकते हो p1 और p2 के बीच में रहा होगा, या v1 और v2 के बीच में रहा होगा। इसलिए मैंने अंडूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करते हो ना बेटा जो है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, -1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा। जब तुम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। और तुमने ये पढ़ा होगा, इसको हम रिड्यूस्ड मास कहते हैं। क्यों? इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास, और इसको नॉर्मली हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो फाइनल आंसर कितना हुआ देखो, ये आया -12 म्यू इनटू, अब ये वाली क्वांटिटी देखो, ये क्या है, ये क्वांटिटी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। अगर आप ये देखोगे ये क्वांटिटी क्या है बताओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो एक्चुअल में ये जो क्वांटिटी है वो है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये क्वांटिटी है, और वही आंसर है। देखो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा एक दो कैच पॉइंट थे कि एक तो जो कॉमन स्पीड निकालोगे वो निकालोगे टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल मास। तो इसका मतलब मुझे v स्क्वायर निकालना था, तो मुझे टोटल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना था अपॉन मास का स्क्वायर करना था। और थीटा मैंने कहा p1 और p2 वेक्टर के बीच का, या v1 और v2 वेक्टर के बीच का एंगल था। और लास्ट में फिर एक क्वांटिटी आ रही थी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 cos थीटा। तो ये क्या था, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था। ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब इसमें ज्यादातर अगले दो क्वेश्चन है, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, जिसको तुम ट्राई करना। m1 है, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, और स्टेशनरी पार्टिकल m2 से।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डज स्ट्राइकिंग पार्टिकल लूज, ये कह रहा है इफ रिकॉइल्स एट राइट एंगल्स, और अगर हेड ऑन कोलिजन। ये क्या है देखो, ये m1 है और ये मान लो u से आ रहा है, और ये m2 है जो रेस्ट में था। अब टकराने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये तो इधर को चला गया, मान लो v1 से। अब m2 के पास क्या हो गया, ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी m2 के पास एक तो इधर को वेलोसिटी होगी और एक इधर को भी होगी, और ये मान लो v2 कर दे रहा हूं और ये v3 कर दे रहा हूं। सबसे पहले समेशन p हॉरिजॉन्टल इनिशियल इक्वल टू समेशन p हॉरिजॉन्टल फाइनल। इसको मैं हॉरिजॉन्टल ले ले रहा हूं, हॉरिजॉन्टल क्या, इसको x कह लो रादर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मत कहो, इसको x और y कह लो बेटा। तो ये हॉरिजॉन्टल बेटर नहीं है, x और y ले लो। देखो समेशन px इनिशियल और समेशन px फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1u, और फाइनल मोमेंटम कितना था, m2v2। तो यहां से एक तरीके से v2 निकल गया m1u अपॉन m2। ये तो पहली इक्वेशन आ गई। इसी टाइप से समेशन पी वाई इनिशियल, समेशन पी वाई फाइनल, और इनिशियली 0 था और बाद में कितना हो गया, m1 v1 माइनस m2 v3। तो यहां से v3 भी निकल गया, m1 v1 अपॉन m2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब साथ में तुम्हें इलास्टिक कोलिजन भी दिया था, इलास्टिक में तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 u स्क्वायर, और बाद में कितनी हो गई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर v3 स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा, ये पॉइंट समझ में आया नहीं अब तब, ये कह लो जो है। आप देखो ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m u स्क्वायर, बाद में कितनी आ गई, हाफ m1 u स्क्वायर, बाद में आ गई हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब सुनो, v2 और v3 को हम ऑलरेडी u और v के टर्म्स में निकाल चुके हैं। आप देखो ना, v2 और v3 को हम u और v के टर्म्स में निकाल चुके हैं, इन टर्म्स ऑफ
V1 एंड U। तो एक तरीके से देखा जाए तो देखो केवल U रह गया, V1 रह गया, U रह गया और V1 रह गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं। अगर टोटल में तुम देखोगे तो क्या क्या रह जाएगा, तो U रह जाएगा, V1 रह जाएगा, U रह जाएगा, V1 रह जाएगा। तो यहां से फाइनली तुम क्या निकाल सकते हो, फाइंड V1 अपॉन U, या कुछ भी कह लो, उल्टा भी अगर चाहिए तो U अपॉन V1। मेरे ख्याल से ये तुम निकाल सकते हो इस वाले एक्सप्रेशन से। अब तुमसे क्या कहता है देखो, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय स्ट्राइकिंग पार्टिकल। तो देखो फ्रैक्शन निकालना है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना हो गया, फ्रैक्शन हो गया हाफ m1 u स्क्वायर, ये इनिशियल था, माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये फाइनल में था, अपॉन इनिशियल कितना था, हाफ m1 u स्क्वायर। ये फ्रैक्शन आपसे पूछा हुआ है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस v1 अपॉन u, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा, बस हो गया, ये आंसर आएगा। ये एक बार दोबारा देख लो। स्ट्राइकिंग पार्टिकल तुमसे कहता है राइट एंगल पे डेविएट हो गया, तो इसका मतलब जो दूसरा पार्टिकल m2 रेस्ट पे था उसको तुम x और y दोनों में वेलोसिटी कंपोनेंट दे दो। मैंने एक समेशन px कांस्टेंट किया, एक समेशन py कांस्टेंट किया, और एक मैंने काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट की, और वहां से फिर मैंने v1 अपॉन u निकाल लिया। समझ गए ना, वहां से मैंने v1 अपॉन u निकाल लिया। और स्ट्राइकिंग पार्टिकल में तुमसे कहता है कि फ्रैक्शनल लॉस कितना होगा, तो पहली बात तो जो लॉस होगा वो हाफ m1 u स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर होगा, और अपॉन हाफ m1 u स्क्वायर कर देना तो फ्रैक्शनल लॉस हो जाएगा। अब तुमसे कहता है अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो तो क्या होगा, तो सुनो, इसका मतलब k इनिशियल माइनस k फाइनल अपॉन k इनिशियल, ये पूछा हुआ है ना स्ट्राइकिंग का, क्यों, स्ट्राइकिंग पार्टिकल का। तो ये आ गया 1 माइनस k फाइनल अपॉन k इनिशियल, या कह लो 1 माइनस v फाइनल अपॉन v इनिशियल, इसका स्क्वायर। और मेरे ख्याल से अपने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इसमें m1 का पूछा हुआ है, ध्यान रखना, m1 का स्ट्राइकिंग पार्टिकल मतलब m1 का पूछा हुआ है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो फाइनल वेलोसिटी होगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू इसी पार्टिकल की वेलोसिटी मींस v इनिशियल प्लस ट्वाइस मास ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, और वो 0 है। तो इस इक्वेशन से अगर तुम देखोगे तो v फाइनल अपॉन v इनिशियल कितना निकल के आ रहा है, बताओ। जो है यहां से अगर तुम देखोगे तो v फाइनल अपॉन v इनिशियल कितना निकल के आ रहा है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है। तो ये फ्रैक्शन अल्टीमेटली कितना आ गया, बताओ। जो है 1 माइनस m1 माइनस m2
होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर आ गया, बस हो गया। और इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये इतना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देखना तो ये आ जाएगा, बस हो गया। मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा ना बेटा। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में मुझे m1 की अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए इक्वेशंस बनाते हैं हम लोग, हर जगह पर बनी होती है। और वो क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू उसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो v इनिशियल थी, प्लस ट्वाइस ऑफ दूसरे पार्टिकल का मास अपॉन टोटल मास इंटू दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 दे रखी थी। तो मैंने वो एक्सप्रेशन डायरेक्टली यूज कर दी है जो डिफरेंट बुक्स में और आपके नोट्स में अवेलेबल होते हैं। अब चलते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। पार्टिकल 1 है, इलास्टिक कोलिजन है और 2 स्टेशनरी है, और तुम्हें मास रेशियो निकालना है। और तुमसे कहता है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जाते हैं, ये है। तो तुम देखो जैसे ये है m1, ये v1 से आ रहा है, m2 ये रेस्ट पे है, और बाद में मान लो v1 डैश और v2 डैश वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है ना। बाद में v1 डैश और v2 डैश हो जाती है। तो तुमसे कहता है कोलिजन के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जा रहे हैं, तो इसका मतलब v1 डैश इक्वल टू माइनस v2 डैश दिया हुआ है। आप देखो ना पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, पहले पार्ट में आपको दिया हुआ है v1 डैश इक्वल टू माइनस v2 डैश। दोबारा देख लो, m1 मास का पार्टिकल v1 से आ रहा है, m2 रेस्ट पे है, इसका मतलब v2 अभी 0 है। और कोलिजन के बाद, ये पहला पार्ट है ध्यान रखना, और ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। तुमसे कहता है कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब v1 डैश इक्वल टू माइनस v2 डैश है। अब मैं डायरेक्टली v1 डैश और v2 डैश के एक्सप्रेशन यूज कर ले रहा हूं, बस हो गया। v1 डैश का क्या होता था देखो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ अनदर पार्टिकल अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v2, और v2 यहां पे 0 दिया हुआ है, ये हो गया, इक्वल टू माइनस ऑफ v2 डैश लिखना है, ठीक है, माइनस ऑफ v2 डैश। तो v2 डैश कितना होगा देखो, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू 2 की वेलोसिटी जो 0 है, प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू पहले वाले की वेलोसिटी v1, ये आ गया, बस हो गया। ये इक्वेशन बनेगी, और तुम्हें दिख ही रहा होगा यहाँ से v1 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से m1 अपॉन m2 फाइंड कर लेना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। इससे लास्ट वाले लेक्चर में और इस वाले लेक्चर में मैं कौन सी इक्वेशंस यूज कर रहा हूँ। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में
V1 डैश और V2 डैश की जो इक्वेशंस होती हैं, जो आपको डिफरेंट बुक्स में मिलती हैं और आपको क्लास में भी डेफिनेटली करवाई जाती होंगी। अब चलते हैं बी पार्ट। Particles fly apart symmetrically relative to initial motion direction of particle 1 with the angle of divergence 60 डिग्री। मतलब अब ये दे रखा है सेकंड इलास्टिक कोलिजन है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये M1 है, ये V1 से आ रहा है, और ये M2 है, और ये रेस्ट पे है। और इसके बाद ये M1 है और ये V1 से चला जाता है, और ये M2 है, ये V2 से चला जाता है, और ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एक तो तुम मोमेंटम कंजर्व कर लो, समेशन P इनिशियल इक्वल टू समेशन P फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था, M1 V1, और फाइनल मोमेंटम कितना था, देखो, अंडर रूट ऑफ M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2, सॉरी ये डैश डैश होगा बेटा, डैश M2 V2 डैश स्क्वायर प्लस ट्वाइस M1 V1 डैश M2 V2 डैश, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगी, इनटू cos 60 डिग्री। एक तो इक्वेशन ये आ गई, और एक एनर्जी कंजर्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी, समेशन K इनिशियल इक्वल टू समेशन K फाइनल। तो इनिशियल हो गया हाफ M1 V1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ M1 V1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश का स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अच्छा, इसमें तुम एक काम भी कर सकते हो, जैसे ये x है, ये y है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना एक बार, समेशन Px इनिशियल इक्वल टू समेशन Px फाइनल और समेशन Py इनिशियल इक्वल टू समेशन Py फाइनल। तो इन सारी इक्वेशन से मिला के फिर आप M1 अपॉन M2 फाइंड कर लोगे। कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी तुम कर ही लोगे। और ये हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ये इस पे ध्यान रखना। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और इम्पल्स की कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।